दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गांव में गलियों को साफ रखने के लिए सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी, बहाली की जाएगी। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव का संकल्प लिया गया है। इसके तहत गाँव की गलियों को साफ रखा जाएगा। यह शहरों के तहत गाँव की गलियों और फिर सड़कों को साफ रखने के लिए सफाई कर्मी बहाल होंगे। आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन और 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान की राशि से बिहार के सभी 1,10,000 वार्डों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मियों की तैनाती किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गांव को विकसित करने के लिए नीतीश सरकार गांव की गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा रही है। वही गाँव के घर घर तक नल का जल पहुँचा दिया गया है। अब गलियों को साफ रखने के लिए सफाई कर्मी बहाल किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पवित्र रमजान महीने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। यह महीना मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना रमजान है। इस पूरे महीने में दुनिया भर के मुसलमानों के जरिए राष्ट्रीयता, जातीयता, नस्ल, रंग भेद को परे रख करके समाज के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सारे बुरे कामों और फिर आत्मिक अशुद्धियों को दूर करके रोजा और इबादत का आयोजन किया जाता है। इस महीने में रोजेदारों को सूर्य के उगने से पहले सूर्यास्त तक खाने पीने की अनुमति नहीं होती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार चांद देखकर रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होती है, जबकि इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना रमजान है। इस्लामिक कैलेंडर और सोलर कैलेंडर की तुलना करने पर रमजान की पहली तारीख रविवार 3 अप्रैल को पड़ती है। ऐसा संभव है कि इस बार रमजान के पहले रोजे की शुरुआत इसी दिन से हो। हालांकि रमजान महीने की तारीख चांद देखने पर ही तय होगी। रमजान का आखिरी रोजा 3 मई को खत्म हो सकता है। वैसे तो पूरे भारत में रमजान की शुरुआत एक ही दिन होती है, लेकिन केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रमजान दूसरे राज्यों के मुकाबले एक दिन पहले शुरू हो जाता है। केरल के मुसलमान मध्य एशिया यानी कि अरब के मुताबिक रोजा रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि चांद निकलने का मतलब अरब सागर और फिर मध्य एशिया है, जिसमें केरल वासी भी अपने आप को शामिल करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 और 31 मार्च को बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसकी जानकारी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 30 और 31 मार्च को उत्तर पूर्व बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में बादल छाए रहने के साथ आंशिक बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है और तापमान में भी गिरावट हो सकती है। आपको बता दूं कि रविवार को प्रदेश के यानी कि बिहार के भागलपुर, वैशाली, सिवान, अररिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर जिले के अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बिहार के अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में मामूली सी गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अभी कुछ दिन तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। 30 और 31 मार्च को बादल छाए रहने से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि इसके बाद बिहार में पछुआ हवा चलने लगेगा, इससे लोगों को लू का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रविवार को हमला हुआ है। एक व्यक्ति ने पटना के बख्तियारपुर में उनके ऊपर मुक्का चलाया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार को चोट नहीं लगी। फिलहाल पुलिस उस युवक को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। यह शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी कार्यक्रम के तहत बख्तियारपुर गए थे। आपको बता दो कि योगी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वे किसी मूर्ति का मालार्पण करने के लिए जा रहे थे। तभी भीड़ में शामिल एक शख्स ने उन पर हमला बोल दिया। हालांकि समय रहते हुए सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उसे काबू में कर लिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को उनके मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। बिहार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने सनफ मल्ला की बर्खास्तगी की जानकारी दी है। आधिकारिक रूप से यह पुष्टि हो गई है कि मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया गया है मंत्रिमंडल पद से। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी की सिफारिश का एक लिखित निवेदन मिलने के बाद राज्यपाल को मुकेश सहनी के मंत्री पद से बर्खास्तगी का लेटर भेज दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को भेजे गए अपने पत्र में अपने मंत्रिपरिषद
से मुकेश सहनी को हटाए जाने की सिफारिश की थी। उन्होंने लिखा था कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। जब वीआईपी की तीनों विधायक को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कराने के बाद कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी से किनारा कस लिया था। जब बीजेपी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के ये बता दिया था कि वीआईपी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ऐसे में वीआईपी कोटे के मंत्री मुकेश सहनी भी अब सरकार में नहीं रह सकते। जब बीजेपी का पत्र मिलने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर के मुकेश सहनी को पद से हटाए जाने की जानकारी दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि एक बार फिर से बिहार के गोपालगंज में कैश जब्त की गई है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर संडे की दोपहर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की टोह में वाहन जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किए हैं। जब कैश कार के अंदर बनाए गए तहखाने में रखी गई थी। मुजफ्फरपुर से आई आयकर विभाग की टीम के सामने तहखाने को तोड़ करके रकम की निगरानी की जा रही है। कार सवार 2 युवक राजस्थान के बीकानेर निवासी राकेश कुमार और मुकेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने 3 करोड़ रुपए होने की जानकारी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि दवाइयों की कीमत बढ़ने से मरीजों पर इसका भारी असर पड़ेगा। रोजमर्रा में उपयोग होने वाली कुछ दवाइयों के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। दवा की बड़ी कीमत अब मरीज का मुंह करवा करेगी। जहां अभी तक तो पेट्रोल, डीजल और गैस के ही दामों में इजाफा हुआ था, लेकिन अब दवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। जहां आज के दौर में लोग खाने से ज्यादा दवाओं पर आश्रित हैं, लेकिन अब दवाओं की कीमत बढ़ने से भी इसका असर मरीजों पर पड़ेगा। इस समय माइक्रोलैब कंपनी की पैरासीटामोल की 650 mg की 100 टैबलेट 200 रुपये में मिलती है, लेकिन 10% तक इसके दाम बढ़ने से इसकी कीमत 220 रुपये हो जाएगी। यानी कि अब से मरीज को 20 रुपये ज़्यादा देने होंगे। जब सभी कंपनियों की दवाइयों की अलग अलग कीमत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परिणाम यानी कि रिजल्ट आज 29 मार्च 2022 को जारी किए जाएंगे। जब बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और biharboardonline.com पर चेक किया जा सकेगा। बिहार बोर्ड के सूत्रों के अनुसार टॉपर्स की कॉपियां बोर्ड ऑफिस में आ गई है और विशेषज्ञों से उसकी रीचेकिंग भी कराई गई है। अब बोर्ड आज 29 मार्च को रिजल्ट जारी कर देगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रविवार को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा हमले का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले शख्स की पहचान शंकर कुमार शर्मा उर्फ छोटू के तौर पर हुई है, जो वे बख्तियारपुर के मोहम्मदपुर का रहने वाला है। यह शख्स 2 बार आत्महत्या का भी प्रयास कर चुका है पहले। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं रहती है, यानी कि वह मानसिक रूप से दिवालिया है। जब नीतीश कुमार बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये क्षेत्र बाढ़ लोकसभा सीट के तहत आता है, जहां से नीतीश कुमार सांसद भी रह चुके हैं। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच के दौरान पता चला है कि शंकर वर्मा मानसिक रूप से बीमार है, यानी कि वह पागल टाइप का है। जब वह 2 बार आत्महत्या का भी प्रयास कर चुका है। जहां एक बार उसने दूसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की थी, जब वहीं एक बार उसने खुद को पंखे पर लटका लिया था। जब प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शख्स की मानसिक अस्थिरता की वजह से उसकी शादी पर भी खतरा मंडरा रहा है, जहां उसकी पत्नी बच्चों के साथ अलग रहती है। हालांकि प्रशासन ने भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और शख्स को सभी जरूरी इलाज भी उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मंत्रिमंडल से हटाए जाने की अनुशंसा किए जाने के बाद अब मुकेश सहनी का नीतीश सरकार के साथ का सफर खत्म हो गया है। राज्यपाल द्वारा अधिकृत रूप से आदेश जारी होने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। इस बीच मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। जहां भाजपा और जेडीयू ने उनसे किनारा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनकी आरजेडी में वापसी की संभावना भी खत्म हो गई है। आरजेडी नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी के लिए आरजेडी और यूपीए में आने के सारे दरवाजे पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। जहां वे खुद सत्ता की लालच में हमारा साथ छोड़कर गए थे, जहां ऐसे में उन्हें फिर से गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि हमारी पार्टी ने इस बात का फैसला पहले ही कर लिया है। जहां मुकेश रोशन ने कहा है कि अब मुकेश सहनी के पास कुछ नहीं बचा है, बीजेपी ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। उन्होंने मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग को लेकर के कहा है कि उन्हें
तब भी इस्तीफा देना चाहिए था जब उनके तीनों विधायक साथ छोड़कर चले गए थे। जब मुकेश सहनी को यह समझना चाहिए कि भाजपा कभी भी छोटे पार्टियों को उभरने नहीं दे सकती। वहीं आरजेडी विधायक अनिल सहनी का मानना है कि मुकेश सहनी भाजपा की प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। मुकेश सहनी यूपी में जाकर के चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बिहार में एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे थे, दलितों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ रहे थे। यही बात बीजेपी को पसंद नहीं आई और सबसे पहले उनके विधायकों को उनसे छीन लिया गया और फिर अब मंत्री पद से भी हटा दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी का मुद्दा फिर से गर्मा सकता है। जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआरसी की समीक्षा करके इसे फिर से नए सिरे से बनाए जाने की मांग की है। इसको लेकर के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू के साथ सरकार की चर्चा चल रही है और जल्द ही कुछ इस पर फैसला आ सकता है। जहाँ इससे पहले असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा था कि सरकार एनआरसी की उस सूची को स्वीकार नहीं करेगी जो साल 2019 के अगस्त महीने में पब्लिश हुई थी, जब बोरा ने एनआरसी की फ्रेश लिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। जब वहीं इस मामले पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के सलाहकार सज्जुअल भट्टाचार्य का कहना है कि पिछले एनआरसी लिस्ट में कई अवैध बांग्लादेशी नागरिक का नाम शामिल है, इसीलिए हम चाहते हैं कि एनआरसी की नई लिस्ट में अवैध बांग्लादेशियों का नाम हटाया जाए। जब भट्टाचार्य ने केंद्र और फिर राज्य सरकार से अपील की है कि सही एनआरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दूं कि असम के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी एनआरसी लागू करने की मांग होती रही है। जब पिछले महीने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में केंद्र सरकार से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में एनआरसी लागू करने की मांग की थी। जहां दुबे ने कहा था कि झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से यहाँ की जनसंख्या बदल रही है, इसीलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि झारखंड, बिहार और बंगाल के एक क्षेत्र में एनआरसी लाया जाना चाहिए, जहां इस तरह हम बांग्लादेशी घुसपैठियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 5 जिले में सड़कों का जाल बिछेगा, जहां अगले 1.5 सालों में 1800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इन जिलों में होगा। उग्रवाद प्रभावित इन 5 जिलों में सड़क निर्माण की योजनाएं तैयार की गई है। पथ निर्माण विभाग की कोशिश है कि इन जिलों में तय समय में सड़कों का निर्माण पूरा हो जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा हो। जहाँ जिन जिलों में सड़कों का निर्माण होगा वह है औरंगाबाद, गया, बांका, जमुई और मुजफ्फरपुर। जब बिहार के इन जिलों को उग्रवाद प्रभावित जिलों की श्रेणी में अरसा पहले शामिल किया गया है, इसलिए इन जिलों में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र का विकास योजना के तहत सड़कों का निर्माण होगा। अधिकारियों के अनुसार इन जिलों में सड़क बनाने का काम 3 चरणों में हो रहा है। जब पहले चरण में 64 अदद पथ पैकेज की मंजूरी दी गई है। इसके तहत कुल 1038 किलोमीटर लंबी सड़क और फिर 39 पुल का निर्माण होगा। दोस्तों बात करते हैं कि एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में करीब 20 लाख बच्चे सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जब पूरे भारत में सड़कों पर रहने वाले लगभग 20,000 बच्चों की पहचान की गई है और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। जहां इस समय भारत में 15 से 20 लाख बच्चे सड़कों पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांश कानूनगो ने एक रिपोर्ट में दी है। भारत में सड़कों पर रह रहे बेघर बच्चों की स्थिति पर बात करते हुए कानूनगो ने कहा है कि सड़कों पर रह रहे बच्चों के लिए वेब पोर्टल बाल स्वराज्य बनाया गया है, जहां उनकी जानकारी अपलोड की जा सकती है और उन पर नजर रखने के साथ साथ उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया जा सकता है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य इतने प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। हम यथाशीघ्र काम करना चाहते हैं। राज्यों पर यह कार्य तत्काल करने के लिए दबाव डालना चाहिए। जहां मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल से उनके पुनर्वास के लिए अच्छा काम किया गया है, परंतु दिल्ली और महाराष्ट्र कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों ने सोमवार को बिहार विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। जहां आरजेडी विधायक ललित यादव ने कहा है कि वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से सभी पार्टी के विधायकों और फिर विधान पार्षदों को आज पटना में कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। जब बीजेपी ऐसा करके विधानसभा पर जबरदस्ती अपना और आरएसएस का एजेंडा थोप रही है। ललित यादव ने कहा है कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इस फिल्म के जरिए बीजेपी दंगा फैलाना चाहती है। ये फिल्म आरजेडी और लेफ्ट के विधायक या फिर विधान पार्षद देखने नहीं जाएंगे। वहीं आरजेडी के विधायक अनिल सहनी ने कहा है कि ये फिल्म समाज में तनाव फैला रही है, इस पर रोक लगे। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने कहा है कि इस फिल्म का विरोध हम लोग करते रहेंगे। इधर सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि विधानसभा का भगवाकरण नहीं होने देंगे। कश्मीर फाइल्स बनी है तो फिर गुजरात दंगा पर भी फिल्म बने। बिहार में हुए
लक्ष्मणपुर बात है, शंकर बिगहा नरसंहार पर भी फिल्म बने। वाम दल आरजेडी की विधायक या फिर विधान पार्षद ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे। विपक्षी विधायकों ने फिल्म के टिकट को भी फाड़ दिया। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, जब फिल्म देखने के लिए उन्हें टिकट दिया गया था और ये टिकट उन लोगों ने फाड़ दिया। और दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने सरकार की कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध में 29 मार्च तक यानी कि आज तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल अभी चल रहा है। जब ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं आज तक प्रभावित रहेगी। श्रमिक संगठनों के बयान के अनुसार सरकार की नीतियों के खिलाफ निजीकरण, 4 श्रम कोड के अलावा 12 सूत्री मांगों को लेकर के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और सैकड़ों ट्रेड यूनियनों ने इस बंद का आह्वान किया है। जब 2 दिवसीय हड़ताल के कारण 20,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। हालांकि इस हड़ताल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI शामिल नहीं है। दोस्तों अभी हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे गांव की कहानी जिसे जानकर के हर कोई हैरान है। गोपालगंज जिले के इस गांव में मक्खियों के आतंक के कारण वहां के लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। मक्खियों के आतंक के कारण इस गांव में बेटियों की शादी करने से लोग परहेज कर रहे हैं। जहां हाल के दिनों में गांव के कई लड़कों की शादी मक्खियों के कारण होते होते रह गई। जहां करीब दर्जन भर परिवार मक्खियों के आतंक से परेशान होकर के गाँव को ही छोड़ दिया है। गाँव छोड़ करके दूसरे जगह चले गए हैं, गाँव से पलायन कर चुके हैं। सदर ब्लॉक में स्थित विक्रमपुर गाँव के लोगों का मक्खियों ने जीना हराम कर दिया है। जब पिछले 5 सालों से यहाँ के लोग मक्खियों से खासे परेशान हैं। रात हो या फिर दिन 24 घंटे लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते रहते हैं। आराम करने से लेकर खाना खाना और बच्चों का पढ़ाना लिखना मच्छरदानी के अंदर ही होता है। जब मक्खियों के कारण यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जब ग्रामीणों की माने तो मक्खियों के कारण गाँव की 3 लड़कियों की शादी भी टूट चुकी है। ग्रामीणों की माने तो मक्खियों के कारण गाँव के 3 लड़कों की शादी भी टूट चुकी है। जहाँ लड़की वाले एक बार लड़के को देखने गाँव आते हैं तो फिर मक्खियों के आतंक से परेशान होकर के दोबारा वापस नहीं लौटते हैं। जब मक्खियों के प्रकोप को देख करके लड़की वाले अपनी बेटी की शादी इस गांव में नहीं करना चाहते हैं। शादी नहीं होने से परेशान गांव के करीब दर्जन भर लोग गांव छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव के पास कई पोल्ट्री फार्म चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण मक्खियों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ इस गाँव में जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ है। जब पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने बताया है कि गाँव में अधिक संख्या में पोल्ट्री खाद में नमी की मात्रा अधिक होती है, जो मक्खियों के पनपने का एक माध्यम है। छिड़काव और साफ सफाई करके इस समस्या का नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में साथ साथ जिंदगी बिताने वाले 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जब तीनों बेतिया के उपाध्याय टोला गांव के रहने वाले थे। मौत की खबर के बाद से ही गांव में सन्नाटा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन दोस्तों ने साथ जीने की कसमें खाई थी, उन्होंने मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ा। जब मृतकों में एक युवक की बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही भाई ने दुनिया छोड़ दी। यह हादसा चनपटिया थाना इलाके की थी। जैसे ही ये खबर गाँव में फैली तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब मां और बहन बेसुध हो गई। गांव के लोग बताते हैं कि नितेश, सोनू और अफरोज जिगरी दोस्त थे। जब हर कोई तीनों को देख करके उनकी दोस्ती की बातें करते थे। जब सोनू 12वीं में पढ़ रहा था, वह काफी होशियार था। जब परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। 1 महीने बाद उसकी बहन की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ करके रख दिया है। जब वहीं 18 साल का नितेश नेपाल में राजमिस्त्री का काम करता था। होली पर वह घर आया था। उसकी 4 बहन और फिर 4 भाई है। नितेश की कमाई से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था, जबकि अफरोज आलम बीटेक का छात्र था। जब चेन्नई में रहकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अफरोज के 3 बहन और 2 भाई हैं। अफरोज की बहन की शादी भी मई महीने में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अफरोज की मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम से एक बार फिर से रसोई का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। जब फल और सब्जियों से लेकर के रोजमर्रा की सभी चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों की कमाई सीमित है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। होली का त्यौहार खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के साथ घरेलू सिलेंडर भी 50 रुपये महंगे हो गए हैं, जहाँ इससे लोगों के खाने की थाली भी महंगी हो रही है। अब सरसों का तेल और रिफाइंड के खाद्य पदार्थ महंगा होने लगा है। जब फल और सब्जियों से लेकर के रोज
रोजमर्रा की सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ गया है। मध्यम वर्गीय परिवार को घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में 5 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 बार वृद्धि हो चुकी है, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट भाड़ा भी बढ़ गया है। जब व्यापारियों का मानना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थों के दामों में अभी और भी वृद्धि होने की संभावना है। जब रोजमर्रा की चीजें महंगे होने से आम जन की कमर टूट रही है, ऊपर से रसोई गैस सिलेंडर के बड़े दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। जब पहले जहां घर 5 से 7 हजार रुपए में चलता था, अब 12 से 15 हजार में घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। जब कमाई सीमित है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और सब्सिडी खत्म होती जा रही है, ऐसे में लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। यानी कि कहे तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आपको बता दूं कि मार्च महीने में प्याज, दाल और मसाला, नमकीन खाने के तेल की बड़ी कीमतों ने भी लोगों का बजट बिगाड़ा है। जैसे कि नासिक से एक ट्रक प्याज पटना पहुंचने में करीब 1 लाख लगते थे, जो अब सीधे 1.5 लाख हो गया है। इसका असर बाजारों पर पड़ रहा है। व्यापारियों का मानना है कि प्याज के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि किसानों की फसल निकलने लगी है, लेकिन गाड़ी भाड़ा बढ़ेगा तो फिर निश्चित तौर पर प्याज के दाम तो बढ़ेगा ही। जब बढ़ाकर बेचना पड़ेगा। सब्जी मंडी में प्याज 25 रुपए किलो बिक रहा है। पिछले कुछ सप्ताह के बाद प्याज के दाम और बढ़ सकता है। इसका एकमात्र कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना है। जिन सामानों के दाम अभी कम होने चाहिए थे, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तेल, रिफाइंड, चीनी, दाल, मसाला, यहाँ तक कि हल्दीराम और बीकानेर के भुजिया, नमकीन पर भी वृद्धि हो गया है। काजू, पिस्ता से लेकर के तमाम सामान के ऊपर वृद्धि हुआ है, जिसका एकमात्र कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होना है। जहां गाड़ी भाड़ा में वृद्धि किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। व्यापारियों को अधिक पैसे लगा करके मंगाना पड़ रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में केंद्रीय चयन पर्षद के अंतर्गत सिपाही चयन परीक्षा में महिला परीक्षार्थी नकल करती हुई पकड़ी गई है। जहां नकलची महिला परीक्षार्थी ब्लूटूथ लगा करके, यानी कि कान में ब्लूटूथ लगा करके परीक्षा केंद्र में बैठी थी और परीक्षा दे रही थी और उसी के सहारे पेपर हल कर रही थी। लेकिन परीक्षा समाप्त होने के थोड़ी देर पहले उसे ब्लूटूथ के साथ नकल करते हुए पकड़ लिया गया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जब मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर के थाने ले गई और पूछताछ में जुटी। पूरा मामला सहायक थाना क्षेत्र के सीताराम चमड़िया डिग्री कॉलेज का है, जहां रविवार को केंद्रीय चयन पर्षद के अंतर्गत सिपाही भर्ती परीक्षा अग्निगत पद के लिए चयनित परीक्षा का आयोजन किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जो भी छात्र इंटर की परीक्षा में भाग तो लिया था, लेकिन कुछ विषयों में फेल हो गए हैं, उन लोगों को बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर के पास होने का मौका दे रही है। यह खबर के अनुसार 12वीं कंपार्टमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट inter22spl.biharboardonline.com पर जाकर के आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हालांकि आवेदन करने के लिए आपको स्कूल में जाना होगा। जहां बोर्ड ने कहा है कि जो भी छात्र 12वीं कंपार्टमेंटल की परीक्षा देना चाहते हैं, वे अपने स्कूल में जाकर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। बीएसईबी कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंटल और स्पेशल परीक्षाएं अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आयोजित करेगी। जल्द ही परीक्षा की तारीख जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को महंगाई भत्ता पहले से ही मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर के टीचरों में कई तरह के कंफ्यूजन था। जब किसी को इसका लाभ मिल रहा था तो फिर किसी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। जहां अब विभाग ने इसको लेकर के चिंता दूर कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 263 नगरीय क्षेत्र हैं। इन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी तरह के शिक्षकों को यह भत्ता मिलेगा। इसको लेकर के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया है, जिससे शिक्षकों ने भी खुशी जाहिर की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले घर मकान पर बुलडोजर चलने लगा है। 25 मार्च को दरभंगा के जाले में, तो वहीं 26 मार्च को खगड़िया, शेखपुरा सहित अन्य शहरों में बुलडोजर चला करके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने 1 अप्रैल से अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करने की बात कही थी, लेकिन कई जिलों में अभी से ही अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू कर दिया गया है, जिससे कई लोगों में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल से बिहार के सभी जिलों में विशेष अभियान चला करके सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त किया जाएगा। जून तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा है कि इसमें किसी की पैरवी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। जो लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए बैठे हैं, उन्हें किसी भी हाल में हटाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में बुलडोजर भी खरीद रहा है, जहां इसके लिए पैसे दे दिए गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने बिहार के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। नियुक्ति केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, इसके लिए राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए साल 2012 या फिर उससे पहले के नियुक्त शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब मौज, लेकिन बिहार में अब ऐसा नहीं चलेगा। काम में कमजोर पड़ रहे सरकारी सेवकों को हटाने की प्रक्रिया जल्द तेज होगी। सरकार ने सभी विभागों को कहा है कि ऐसे सरकारी सेवकों की पहचान करने के लिए वे विभागीय समिति का गठन करें। उन कर्मियों को सेवा से हटाने के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को दें ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। मुख्यालय के कार्यालयों के अलावा प्रमंडल और जिला स्तर पर भी ऐसी समितियां गठित होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के मुताबिक इस तरह का आदेश पहले भी दिया गया था, लेकिन अब तक विभाग को समितियों के गठन की जानकारी नहीं मिल सकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 साल पहले 23 जुलाई 2020 को संकल्प जारी करके 50 साल से अधिक उम्र के ऐसे सरकारी सेवकों को हटाने का फैसला किया था जो ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो। ऐसे सरकारी कर्मियों के कामकाज की अवधि समीक्षा का आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार के विभागों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। दोस्तों बात करते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। जब पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं, आज भी तेल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत नहीं मिली है। एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम 6ठी बार बढ़े हैं। आज पेट्रोल की कीमतों में 31 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। इस तरह 7 दिन में पेट्रोल 3 रुपये 91 पैसे महंगा हुआ है, वहीं डीजल 4 रुपये 10 पैसे तक महंगा हुआ है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 99 रुपये 44 पैसे और डीजल के लिए 90 रुपये 77 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि रविवार को पेट्रोल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर और फिर डीजल की कीमतों में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं नई बढ़ोतरी के बाद पटना में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के बाद पटना में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 3 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 18 पैसे हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद पटना में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 3 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 18 पैसे हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। जब बिहार के अलग अलग जिलों में छर्री, बालू, छड़, सीमेंट महंगा हो गया है, इसके दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग जिलों में पिछले 20 दिन के अंदर छर्री, बालू, छड़, सीमेंट की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सा असर बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। इससे घर मकान बनाना महंगा होता जा रहा है। जानकारों की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बिहार में महंगाई का बम फट रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि होने से घर मकान बनाने वाले सभी प्रकार के निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले हफ्ते भर में 6ठी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला है और मांग की है कि पिछले लगभग 8 वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के माध्यम से केंद्र ने जो 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं उसका हिसाब दें। जहां रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि पूरी ताकत से ही बताएंगे 8 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लूट से 26 लाख करोड़ मुनाफा कमाया है। चुनाव में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप, फिर 6 दिन में ही पेट्रोल 4 रुपए की लूट। अब किसकी बदनसीबी और बदनीयती से जनता बेतहाशा महंगाई झेलने को मजबूर है। वहीं एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ाई जाएगी। सरकार ने बढ़ोतरी के लिए कुछ दिनों तक इंतजार किया। जब पवन खेरा ने कहा है कि कांग्रेस अकेले पार्टी है जो इसे सिर्फ चुनाव जीतने से ज्यादा सार्वजनिक मुद्दे के तौर पर उठा रही है। पेट्रोलियम और डीजल पर उत्पाद शुल्क के जरिए जमा हुए 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब कहां है, देश को जानने का अधिकार है। दोस्तों बात करते हैं कि इस बार रमजान के पाक महीने में आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा देश में धार्मिक और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का बड़ा प्रयास होगा। जहां देश भर में मंच की ओर से रोजा अफ्तार और ईद मिलन की कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समाज के हर धर्म, जाति और वर्ग से लोगों की मौजूदगी रहेगी। रमजान का पाक महीना 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। विशेष बात यह है कि आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को इस तरह के आयोजन का आग्रह किया है, जिसमें अपने अपने
स्तर पर आयोजन और समाज के सभी वर्ग की मौजूदगी का आग्रह किया गया है। ये मंच के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठनों की बैठक से किया गया है। जब मंच के मार्गदर्शक और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार की अध्यक्षता में हैदराबाद में हुई इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से भी देश भर के पदाधिकारी जुड़े। जब वैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सूत्रों का कहना है कि इन आयोजनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रह सकती है। यह समारोह का मकसद समाज के सभी तबके और समुदाय को जोड़ा जाना है ताकि देश भर के लाखों लोगों तक इस पाक महीने में मोहब्बत और देश प्रेम का पैगाम पहुंचे। इफ्तार के समय सभी के हाथों में तिरंगा होगा जो ये संदेश देगा कि जिस प्रकार मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब ने वतन से मोहब्बत का संदेश दिया था, उस पर देश का हर एक मुस्लिम पूरा ईमान रखता है। जब रोजे इफ्तार की तरह ही ईद मिलन समारोह आयोजित होगा जो देश भर में शांति और सद्भावनाओं का संदेश होगा। दोस्तों बात करते हैं कि जिस फिल्मों को लेकर के विपक्ष देश भर में हंगामा कर रहा है, उसी फिल्मों को देखने के लिए बिहार कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने स्पीकर के माध्यम से फिल्म के 2 टिकट की मांग कर दी। इस पर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि महिला विधायक की बात का ध्यान दिया जाए। इसके बाद सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आसन के माध्यम से अविलंब टिकट मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं एक तरफ कांग्रेस विधायक फिल्म टिकट की मांग कर रहे थे तो दूसरी तरफ माले के विधायक इस फिल्म को बिहार में बैन करने की मांग को लेकर के विधानसभा के अंदर वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। जब वाम दल के विधायक इस फिल्म को बिहार में बैन करने के लिए नारेबाजी करने लगे। इस पर स्पीकर ने कहा है कि बिना फिल्म देखे कैसे ये तय कर सकते हैं कि फिल्म में क्या गलत है क्या सही है। वहीं आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि विधायक लोग को फिल्म नहीं देखना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए। हम लोग को तो फिल्म का टिकट मिला था लेकिन वापस लौटा दिए। हमारा काम जनता के हित के मुद्दों को उठाना है, ना किसी फ्री में फिल्म देखना। फिल्म टैक्स फ्री से जनता के मुद्दे खत्म नहीं होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाबर नामक एक मुस्लिम शख्स की पीट करके हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जब बाबर की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वे विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहे थे। जहां उनकी ये खुशी उन्हीं के समुदाय के लोगों से देखी नहीं गई और 20 मार्च को उन्हें इतना पीटा कि उपचार के दौरान यानी कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जहां हाल ही में उनका जब शव अपने गांव पहुंचा तो फिर क्षेत्र के एमएलए पीएन पाठक उन्हें कंधा देने घर गए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर के परिवार वालों ने बताया है कि उनके पड़ोस में रहने वाले पट्टीदार उनसे इस बात पर नाराज थे कि आखिर वे भाजपा का प्रचार क्यों कर रहे हैं। कई बार इन लोगों ने बाबर को भाजपा का प्रचार करने से इनकार किया था और धमकियां भी दी थी, जिस वजह से बाबर ने रामकोला थाने से लेकर के कई अधिकारियों तक के पास सुरक्षा की मांग की, लेकिन तब उनकी बात गंभीरता से नहीं ली गई। 20 मार्च को उन्हीं पट्टीदारों ने बाबर को पीट करके मार दिया, जब बाद में उन्हें छत से नीचे फेंक दिया। बाबर की बीवी ने इसको लेकर थाने में शिकायत दी है, जिसके आधार पर पट्टीदारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब वहां के एसडीएम ने बताया है कि ये मामले की छानबीन कर रहे हैं और आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। इसके बाद भाजपा विधायक पीएन पाठक भी बाबर का शव घर आने के बाद उन्हें कंधा देने मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दूं कि बाबर के परिवार वालों के अनुसार विधानसभा चुनाव में बाबर भाजपा के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने 10 मार्च को परिणाम घोषित होने के बाद मिठाई भी बांटी थी। जब मुस्लिम होने के बाद भी भाजपा का समर्थन करना उनके पट्टीदारों को नागवार गुजरा और मौका देकर के बाबर के साथ बेरहमी से मारपीट की। जब बताया जा रहा है कि 20 मार्च को उन पर हमला हुआ, जब उस वक्त बाबर ने जय श्री राम का नारा लगाया था। जब इसी को सुनकर के उनके आसपास रहने वाले परिवार आग बबूला हो गए और कई लोगों ने मिलकर के उन पर हमला बोल दिया। जब जान बचाने के लिए बाबर छत पर भागे तो फिर पट्टीदार वहां भी पहुंच गए और बुरी तरीके से पीटने के बाद उन्हें छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये अच्छी खबर सामने आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 107 पदों पर आवेदन किए जाएंगे। जहां आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा का फेमस डायलॉग इन दिनों बिहार की सियासत में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। जब फिल्म पुष्पा के झुकेगा नहीं वाले डायलॉग के साथ
पटना में आज नए पोस्टर लगाए गए हैं। जहाँ दरअसल पोस्टर आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगाया गया है। जहाँ इसमें लालू यादव की तस्वीर के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार जिस तरीके से पीएम मोदी के सामने झुके थे, उस तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के लिए झुकेगा नहीं वाले स्लोगन का इस्तेमाल किया है। यह राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में यह पोस्टर लगाया गया है। इसमें लालू प्रसाद यादव को फायर वाले अंदाज के साथ खड़ा किया गया है। उसके आसपास बीजेपी से लेकर के सीबीआई, ईडी और आरएसएस तक को खड़ा कर दिया गया है। पोस्टर में दिखाया गया है कि कैसे लालू यादव को झुकाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों से लेकर के बीजेपी और उसके मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने हथकंडे अपनाए हैं। जहाँ इसके बावजूद भी लालू यादव तंग करके खड़े हैं और वे कह रहे हैं कि झुकेगा नहीं। जब वहीं दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार के झुकने वाली तस्वीर को भी पोस्टर में दिखाया गया है। जहाँ इस पोस्टर में मीम के जरिए दिखाया गया है कि नीतीश कुमार मोदी के सामने झुक करके कह रहे हैं कि हुजूर, मैं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।